हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्री फिन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर जायान अपने सबकॉन्शियस में कैद हो चुका था। वो वहां कैथे से मिलता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तो जायान को समझाते हुए थोड़ा गुस्से से बोलता है, जायान मैं जानता हूँ तुम टेस्ट को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे। अगर तुम सीरियस रहोगे तो तुम बिना किसी प्रॉब्लम के ए रैंक ले सकते हो। तो बस यहाँ से बाहर निकलने का सोच रहे हो, तुम एकेडमी नहीं जाना चाहते। तुम चार को छोड़ने का कैसे सोच सकते हो। ये बोलते हुए वो काफी ज्यादा गुस्से से जायान के हाथ को प्रेस करने लगता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि बाहर की दुनिया कितनी ज्यादा खतरनाक है। बाहर के ज़ॉम्बीज़ काफी ज्यादा खतरनाक हैं। वो एक ही पल में तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएंगे। फिर जायान स्काई की तरफ देखते हुए थोड़ा शांत मन से उससे बोलता है, कैथे क्या तुम जानते हो कि हमारे ऊपर क्या है। जिस पर कैथे सीरियस होते हुए बोलता है कि ये एक स्काई है। पर जायान रिप्लाई करता है, मैं बस एक रियल स्काई को देखना चाहता हूँ। थे क्या तुम कभी भी इस बारे में क्यूरियस नहीं हुए, यहाँ से बाहर एयर की स्मेल कैसी होगी। बाहर की ठंडी हवा तुम्हारे फेस को टच करेगी तो तुम्हें कैसा फील होगा। कुछ और बोलने का ट्राई करता है मगर वहाँ अनाउंसमेंट होने लगती है कि सारे स्टूडेंट्स जल्दी से यहाँ इकट्ठे हो जाएं। वो कुछ स्टूडेंट्स का नाम लेते हैं कि ये स्टूडेंट रूम नंबर 145 में पहुँच जाएं। उनमें जायान का नाम भी था। जिस पर जायान वहाँ से उठते हुए बोलता है, मुझे माफ़ करना, मुझे अभी रूम 145 में जाना होगा। पर कैथे जल्दी से जायान के हाथ को पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है, क्या तुमने कुछ नोटिस किया, जितने भी नाम लिए गए हैं इनमें से कोई भी क्लास ए का स्टूडेंट नहीं है। जिस पर जायान स्माइल करते हुए कैथे से बोलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद मैं नेक्स्ट मंथ की असाइनमेंट अटेंड नहीं कर पाऊंगा। थे शायद सिचुएशन को समझ चुका था। वो जल्दी से गुस्से से उठकर वहां से जाने लगता है। आते हुए बोलता है, जो ये सोच रहे हैं इन्हें क्या लगता है कि मैं ये समझ नहीं पाऊंगा। वो क्लास बी के स्टूडेंट्स को चारे की तरह यूज कर रहे हैं। मैं अभी जनरल अवेल के पास जा रहा हूँ। इस पर जायान जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर उसे वहां जाने से रोकता है और बोलता है, कहते प्लीज मत जाओ। प्रॉमिस करता हूँ कि ये मिशन खत्म होने के बाद मैं टेस्ट पास करके तुम्हारे साथ लैब में काम करूँगा। मगर क्या सिर्फ एक दफ़ा तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकते। जायान की ये बात सुनकर कैथे थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। वो साइड आई से जायान की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगता है और फिर जल्दी से अपने फेस को टर्न करके बोलता है, तो फिर तुम्हें सेफली वापस आना होगा। फिर जायान स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं ज़रूर आऊँगा। ते वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चाहे तुम जहाँ भी रहो और तुम जो भी बन जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर हाल में तुम्हें ढूंढ लूंगा। बोलते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता से जायान के सामने से डिसअपेयर होने लगता है। जायान की जाल से निकलने से पहले की एक मेमोरी थी। प्रेजेंट में हम जायान को देखते हैं जो कि अभी भी अनकॉन्शियस लेटा हुआ था। देखते हुए वो पर्सन कर्नल से बोलता है, कर्नल हमें जितना भी डाटा मिला था हमने चार को ट्रांसफर कर दिया है। हमें तो जायान को थैंक्स बोलना चाहिए। इसी की वजह से हमें ब्लोकर्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब हमें ये पता है कि टीडल सर्च वाले बार बार एयरक्राफ्ट पर अटैक क्यों कर रहे हैं। जिस पर कर्नल उसकी बात को समझ आते हैं और साइड आई से उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या तुम मुझे ये सजेस्ट कर रहे हो रोकी ने इन्फॉर्मेशन को सेव करने में एक क्रिटिकल रोल प्ले किया है और मैंने इसे बचाने से मना कर दिया। कि ये बात सुनकर वो थोड़ा चौंक जाता है और वहाँ एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो पर्सन बोलता है, कर्नल मैं बस आपको ये याद करवाना चाह रहा हूँ कि चार को जल्द ही इस पूरे मिशन की रिपोर्ट मिल जाएगी। रिसेंटली एक के बाद एक होने वाले अटैक्स की वजह से चार पहले ही बहुत से रिसर्चर्स को खो चुका है और बहुत जल्द जायान उनकी नज़रों में आने वाला है। इस पर कर्नल साई करते हुए बोलते हैं, अगर मैं दोबारा से किसी पर्सन के माइंड में गया तो मुझे डर है कि बिना किसी स्क्रैच के मैं वहां से नहीं निकल पाऊंगा। ऐसा करने की वजह से मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। इतने में उनके हाथ में लगी कम्युनिकेशन डिवाइस पर रिंग होने लगती है और उन्हें नोटिफाई किया जाता है कि कर्नल हाइन बर्टन और उनका स्क्वाड बेस पर पहुंच चुके हैं। जिसे देखकर कर्नल शेन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो उस पर्सन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, चलो ठीक है अब मुझे जाना होगा। के बाद हम हमारे कर्नल बर्टन को देखते हैं जो कि चेयर पर बैठे पेपर से कुछ बना रहे थे। देखते हैं कि सिर्फ कर्नल ही नहीं बल्कि मार्क और चैन भी पेपर को पकड़कर कर्नल को गौर से देखते हुए पेपर से कुछ बनाने का ट्राई कर रहे थे। इतने में कर्नल शन भी वहाँ आ जाते हैं। अपने हाथ को हिलाते हुए बोलते हैं कि मिले हुए काफी देर हो गई। हाँ मुझे पता है कि लंबी फ्लाइट की वजह से तुम काफी थक चुके होगे,
ब्लोकर, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम में तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये बोलते हुए वो कर्नल के पास जाकर बैठ जाते हैं और उन्हें अपनी हेल्प करने के लिए मनाने लगते हैं, मगर कर्नल तो साय करते हुए सीरियस लुक के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम्हें हेल्प की क्यों जरूरत पड़ गई। कर्नल बर्टन के सीरियस लुक को देखकर कर्नल शेन थोड़ा घबरा जाता है। इस पर वो कर्नल बर्टन से बोलते हैं, हे मुझे ऐसे मत देखो, मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं हूँ। उस स्टूडेंट के बारे में तो सुना ही होगा जिसने डबल इंजन सिस्टम को अकेले ही चलाया है। उस टाइम साथ ही साथ ब्लोकर्स भी उसके माइंड पर अटैक कर रहे थे। इसके बावजूद वो एयरक्राफ्ट को बेस पर ले ही आया, जिस पर कर्नल बर्टन से पूछते हैं क्या वो ट्रैप हो चुका है। फिर कर्नल शेन रिप्लाई करते हैं, हाँ वो ट्रैप्ड है, मगर ब्लोकर्स की वजह से नहीं बल्कि अपनी ही वजह से। जिसे सुनकर मार्क बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, एडियट कहाँ से आया है जिसने खुद को अपने ही माइंड में ट्रैप कर लिया है। इस पर कर्नल शेन बोलते हैं, क्योंकि मैंने उसे ऐसा करने का बोला था कि जितनी देर तक ब्लोकर्स उसके माइंड में रहते हमें उतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलनी थी। इस स्टूडेंट ने किसी न किसी तरह पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में प्रिजर्व कर लिया था। उसने ब्लोकर्स को रोकने की ट्रेनिंग भी नहीं ली, इसी वजह से उसने मिशन को ऐसे कंप्लीट किया है। उसने ब्लोकर्स को भी रोक लिया था और साथ ही साथ खुद को भी अपने सबकॉन्शियस में कैद कर लिया। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही चार को भी इस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाएगा। वो डिमांड करने लगेंगे कि जितना जल्दी हो सके मैं इस स्टूडेंट को सही सलामत चार वापस भेजूं। शन की ये बात सुनकर माँ कुछ सोचते हुए बोलता है, वेल अगर ऐसी बात है तो वो गाय एक वॉरियर है और उसके साथ साथ एक बेवकूफ़ भी। बड़ी मुश्किल से खुद को उसका मजाक उड़ाने से रोक पा रहा हूँ। और साथ ही वो हंसते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि उस इडियट का नाम ज़ायान है। इसे सुनकर कर्नल शेन काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या तुम उसे जानते हो। ये पता लगता है कि सच में वो ज़ायान ही है, तो वो सभी भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। इस पर मार्क जल्दी से बोलता है, उस पर्सन को तो हाथ लगाने से भी उसकी जान निकल जाती है। लगता है कि उसका ब्रेन काफ़ी अच्छे से काम करता है। आखिर वो ये सब करने में कैसे कामयाब हो गया। इतने में कर्नल बर्टन भी जल्दी से अपनी चेयर से खड़े होकर उससे पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं किस चीज़ में तुम्हारी हेल्प करूं। जिस पर कर्नल शेन थोड़ा सीरियस लुक के साथ उससे बोलते हैं, उसके सबकॉन्शियस में जाकर तुम्हें उसे ये बताना होगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, सबकॉन्शियस से निकाल कर दोबारा होश में लाना है। इसे सुनकर कर्नल बर्टन के एक्सप्रेशंस थोड़े डार्क हो जाते हैं। वो उससे बोलते हैं, तुम्हें अच्छे से ये पता है कि मैं अब किसी भी पर्सन के सबकॉन्शियस में एंटर नहीं करना चाहता। फिर कर्नल शेन थोड़ा सैड होते हुए बोलते हैं, हाँ मैंने भी ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ मिलकर ही एक्सपीरियंस की हैं। मैं ये भी अच्छे से समझ सकता हूँ कि तुम वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते। मेरे सर पर चोट लगने की वजह से मेरी नर्व डैमेज हो चुकी हैं। सबकॉन्शियस प्रोजेक्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो। कर्नल बर्टन उससे बोलते हैं कि मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला। ह्यूमंस का सबकॉन्शियस बहुत गंदी जगह है, अरे इवल थॉट्स वहीं जमा होते हैं। मैं दोबारा से खुद को ऐसी जगह पर ट्रैप नहीं करना चाहता। मैं एक पर्सन आकर कर्नल को सल्यूट करते हुए बोलता है कि कर्नल एक रिपोर्ट है। जिस पर कर्नल थोड़ा चौंकते हुए बोलते हैं, क्या ऊपर से ज़ायान को उठाने के ऑर्डर आए हैं। इस पर वो पर्सन यस बोलते हुए बताता है, हम ज़ायान को शार वापस भेजने तक वेट नहीं कर सकते, तब तक काफ़ी देर हो जाएगी, उसे बचा नहीं पाएंगे। अगर उसे ऐसे ही रहने दिया जाए तो उसकी थिंकिंग्स डिस्टर्ब होने लगेंगी, उसके ब्रेन का इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर डैमेज होने लगेगा। इसकी वजह से उसके ब्रेन के टर्मिनल तक पहुंचने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। इतनी सीरियस सिचुएशन को सुनकर कर्नल शेन वहां से जाते हुए उस पर्सन को टर्मिनल को एक्टिवेट करने का बोलते हैं, ये मैं खुद उसके ब्रेन से कनेक्ट करूंगा। सुनकर वो पर्सन जल्दी से यस बोलकर टर्मिनल को एक्टिवेट करने के लिए चला जाता है। चैन कर्नल बर्टन से बोलती है कि कर्नल ज़ायान हमारे साथ मिशन पर आया है और उसने माया की जान भी बचाई है। वो हमारा भी एक साथी है। आई होप आप उसकी हेल्प करेंगे ताकि वो अपनी कॉन्शियस में वापस आ सके। कर्नल शेन वो भी तो आपके फ्रेंड हैं, उन्हें एक सीरियस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। अगर वो ऐसी हालत में ज़ायान के सबकॉन्शियस में एंटर करेंगे तो उनके लिए काफ़ी डेंजरस होगा। इसके बाद हम टर्मिनल रूम का सीन देखते हैं, जहां पर कर्नल शेन चेयर पर बैठकर कनेक्ट करने के लिए रेडी हो रहे थे। ऐसा करते हुए वो थोड़ा घबरा रहे थे। उन्होंने काफ़ी जोर से चेयर को पकड़ रखा था। वो पर्सन भी वहां खड़ा कर्नल की ऐसी हालत को देख रहा था। वो भी कर्नल की हालत को देखकर घबराने लगता है। आगे बढ़कर कर्नल को ऐसा करने से रोकने का ट्राई करता है कि कर्नल
کیا ہوگا اگر آپ واپس نہ آ پائے؟ اس پر کرنل شین سائے کرتے ہوئے اسے بولتے ہیں اگر میں نہیں کروں گا تو یہ کون کرے گا؟ وہ اس پرسن کی طرف دیکھتے ہوئے بولتے ہیں تم ہمیشہ سے ہی مجھے ایڈمائر کرتے آئے ہو، مگر اب میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ میں بھی ایک آرڈنری پرسن ہوں، ایک کاورڈ آرڈنری پرسن ہوں۔ یہ بولتے ہوئے وہ وی سی آر ہیلمٹ کو پہننے لگتے ہیں، اور جیسے ہی ہیلمٹ کو پہننے والے تھے اتنے میں کرنل برٹن آ کر اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے بولتے ہیں کہ میں جاؤں گا۔ جن کے ایسے اچانک سے آنے کی وجہ سے کرنل شین تھوڑا چونک جاتے ہیں۔ کرنل برٹن چیئر پر بیٹھ کر پوچھتے ہیں اس گائے کی برین ایکسیس سپیڈ کیا ہے؟ اس پر وہ انہیں بتاتا ہے کہ 300 بلین ٹیرا بائٹس۔ اس پر کرنل برٹن کرنل شین کو لک دیتے ہوئے بولتے ہیں تم سے تو کافی تیز ہے، جس پر کرنل شین بولتے ہیں ہاں تم نے ٹھیک کہا۔ اگر وہاں پر کوئی ایسی سچویشن بن گئی کہ مجھے فیل ہوا کہ تم اپنا کنٹرول کھو رہے ہو تو میں فوراً ہی تمہیں باہر نکالوں گا۔ ایک پرسن کی جتنی زیادہ تھنکنگ ابیلٹی ہوتی ہے اس کے مائنڈ میں اتنے ہی ڈیمینشنز بنتے جاتے ہیں، ان کے جتنا زیادہ اندر جاتے جائیں گے ہمیں خطرہ بھی وہاں اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد کرنل برٹن کو زایان کے سب کانشیس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے۔ وہ سلولی اس کے مائنڈ میں انٹر کر جاتے ہیں۔ پہلے تو تھوڑی دیر کے لیے کافی زیادہ ڈارک تھا، پھر اچانک سے ایک سائڈ سے تیز روشنی آنے لگتی ہے۔ اسے دیکھ کر کرنل برٹن اپنی آئیز کو بند کر لیتے ہیں۔ کرنل برٹن خود کو گہرے اوشن میں فیل کرتے ہیں، وہ پانی کے اندر ڈوب رہے تھے۔ جیسے ہی وہ پانی کے بالکل اینڈ تک آتے ہیں ویسے ہی وہ ایک ڈائمینشن میں انٹر کر جاتے ہیں۔ یہ جگہ کافی زیادہ بیوٹیفل تھی، یہاں پر ہر طرف ہری بھری گھاس تھی۔ اتنے بیوٹیفل سین کو دیکھ کر وہ پوچھتے ہیں کیا تم لوگ شیور ہو کہ تم لوگوں نے مجھے اس کے سب کانشیس میں سینڈ کیا ہے؟ اسے سن کر کرنل شین ورڈ ہوتے ہوئے بولتے ہیں ہائن وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہاں تمہیں کوئی عجیب چیز ملی ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں ابھی تمہیں باہر نکال لیتا ہوں۔ اس پر کرنل برٹن بولتے ہیں نہیں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بولتے ہوئے وہ نیچے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور تھوڑا حیران ہوتے ہوئے کافی غور سے گراس کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے بیوٹیفل سین کو دیکھ کر وہ بالکل ریلیکسڈ ہو چکے تھے۔ اتنے میں شین ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے وہاں کیا دیکھا؟ جس پر کرنل اس جگہ کو دیکھتے ہوئے بتاتے ہیں یہاں پر بہت شانتی ہے۔ اس پر کرنل شین بولتے ہیں کیا شانتی؟ پھر تو تم دھیان سے رہنا، سب کانشیس جتنا زیادہ شانت ہوتا ہے اس میں اتنے ہی زیادہ ٹریپس ہوتے ہیں۔ مگر کرنل برٹن تو کافی زیادہ ریلیکس فیل کر رہے تھے، وہ بولتے ہیں میں جانتا ہوں۔ یہ بول کر وہ اپنی آئیز کو بند کر لیتے ہیں اور اپنے فیس کو اوپر کر کے ایئر کو فیل کرنے لگتے ہیں۔ وہ ہوا کو فیل کرتے ہوئے سوچنے لگتے ہیں اس کی بیوٹی اور یہ سکون ریالٹی سے کافی ڈفرینٹ ہے، میں ہمیشہ کے لیے ایسی جگہ پر رہنا چاہوں گا۔ اور پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولتے ہیں ہاں سچ میں یہ جگہ کافی ڈینجرس ہے۔ یہ سن کر کرنل شین جلدی سے بولتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا؟ میں ابھی تمہیں باہر نکالنے لگا ہوں۔ کرنل رپلائی کرتے ہیں نہیں ایسا مت کرنا۔ کے بعد وہ اس جگہ پر زایان کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ بڑے سے گراس کے میدان میں ایک بیوٹیفل ٹری تھا۔ کرنل زایان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس ٹری کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ زایان کو ٹری نے اپنی برانچز سے پوری طرح کور کر رکھا تھا، بس اس کا فیس ہی نظر آ رہا تھا اور ابھی بھی زایان کی آئیز کلوز تھی۔ زایان کو اپنے سامنے دیکھ کر تو تھوڑی دیر کے لیے کرنل وہیں کھڑے اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں، پھر وہ اس کے کلوز جا کر کافی پیار سے اس کے فیس کو ٹچ کرتے ہیں۔ کرنل پیار سے زایان کی طرف دیکھ رہے تھے، پھر وہ آہستہ سے زایان کو اٹھاتے ہوئے بولتے ہیں کہ روکی اب اٹھ بھی جاؤ۔ کرنل کے اسے اٹھانے کی وجہ سے وہ زور سے اپنی آئیز کو بند کر لیتا ہے۔ اسے ہی زایان تھوڑی سی موومنٹ کرتا ہے، اس کی موومنٹ کی وجہ سے وہاں کا ماحول بھی چینج ہونے لگتا ہے۔ ڈائمینشن میں سے گزر کر کرنل یہاں آئے تھے تو وہاں سے کافی تیزی کے ساتھ پانی آنے لگتا ہے، جس سے کرنل جلدی سے زایان کو چھڑانے کا ٹرائی کرنے لگتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ زایان تھوڑا سا بھی ہرٹ ہو۔ وہ اپنی پوری پاور کا یوز کرتے ہوئے ٹری کی برانچز توڑنے لگتے ہیں۔ کرنل کی ایکٹیویٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے کرنل شینن سے پوچھتے ہیں ہائن کیا میں کنیکشن کو ٹرمینیٹ کر دوں تاکہ تم واپس آ سکو؟ اس پر کرنل اسے کوئی بھی رپلائی نہیں کرتے اور اسے کرنل کے بار بار پوچھنے کی وجہ سے غصہ آنے لگتا ہے۔ وہ جلدی سے زایان کو وہاں سے کھینچ کر باہر نکال لیتے ہیں۔ زایان کو پانی سے بچانے کے لیے کافی زور سے ہک کر رکھا تھا۔ زایان کی باڈی کے ساتھ جتنی زیادہ موومنٹ ہو رہی تھی اس ڈائمینشن میں اتنی ہی زیادہ ہلچل ہونے لگتی ہے، جس پر کرنل جلدی سے زایان کو ہوش میں لانے کا ٹرائی کرنے لگتے ہیں۔ وہ
वो जायान को पकड़कर अपने सामने करते हुए जोर से हिला रहे थे कि अब उठ भी जाओ। इनके ऐसे खुद को उठाने की वजह से अब वो स्लोली अपनी आइज को ओपन कर लेता है। जब कर्नल ये देखते हैं कि जायान अपने सेंसेस में वापस आ चुका है तो वो चिल्लाते हुए उसे ये सब कुछ बंद करने का बोलते हैं। इस पर जायान कंफ्यूज लुक के साथ कर्नल की तरफ देखने लगता है। कर्नल चिल्लाते हुए बार बार उसे ये सब कुछ रोकने का बोल रहे थे क्योंकि ये जायान का सबकॉन्शियस था और वही इसे कंट्रोल कर सकता था। जिस पर जायान कर्नल की तरफ देखते हुए सोचता है कि हाइनबर्टन ये यहाँ क्या कर रहे हैं। गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या कर्नल जायान को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान क्या कुछ होने वाला है? सभी जल्दी से गैस करें। ये आंसर जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट तक का वेट करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अंटिल नेक्स्ट पार्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।